से आप अर्बन नक्सल होते कौन है? देखिए या मेंटालिटी है, ग्रुप ऑफ पीपल है, आप क्या कन्वे करने की कोशिश करते हैं? देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत करीब करीब 40 वर्ष हम लोगों ने एक अल्ट्रा लेफ्टिस्ट इस प्रकार का नक्सलिज्म देखा जो हमारे जंगलों में था, जहाँ पर लोग बंदूकें लेकर और ये कहते थे कि इस देश की सिस्टम पर हमें विश्वास नहीं है, इसलिए इस सिस्टम को हटाया जाना चाहिए और ये हमारा राज आना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे वो कम होता गया और पिछले 10 सालों में वो बिल्कुल समाप्त हो रहा है। महाराष्ट्र जैसे स्टेट में तो करीब करीब हम लोगों ने समाप्त कर दिया, 1 तालुका 1.5 तालुका इतना ही उसका वो बचा हुआ है। लेकिन उसके बाद ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माइंडसेट है, इसने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उनके ध्यान में है कि देयर इज़ नो न्यू रिक्रूटमेंट और अब बंदूक के भरोसे नहीं चल सकता है। तो उसके बाद ये अनार्किस्ट अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोगों ने इसको यूनिवर्सिटीज़ में वो लेकर गए और उन्होंने वहाँ पर जो हमारे यंग लोग हैं इनके माइंड्स को पोल्यूट करना शुरू किया। देखिए, आप भी युवा रहे, मैं भी युवा रहा हूँ, और एक 16, 17, 18, 20, 22 साल की उम्र में जब कोई निगेटिव चीज़ कही जाती है तो आदमी को एक उसमें सेंस दिखता है, क्योंकि उस समय इतना विचार करने की या इतना एक्सपोजर नहीं होता है। एंटी एस्टेब्लिशमेंट, तो वो कंप्लीट एंटी एस्टेब्लिशमेंट, और एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना कोई गलत नहीं है, यू कैन बी एंटी, पर एंटी एस्टेब्लिशमेंट का अर्थ एनार्किस्ट होना, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन ने चीज़ें तैयार की है ऐसी सारी चीज़ों को नकार देना। इस देश की संसद गलत है, इस देश की जुडिशियरी गलत है, इस देश की इंस्टीट्यूशंस गलत है, इस प्रकार का विचार रोपित करना, और यही राहुल गांधी कर रहे हैं। देखिए, अभी इन्होंने देश की जुडिशियरी पर जिस प्रकार के आरोप लगाए, लगातार लगाते हैं, ये एक प्रकार से एनार्किस्ट माइंडसेट देख लीजिए कि अगर उनकी ओर से जुडिशियरी निर्णय देती है तो उसका स्वागत होता है, और जिस समय उनके खिलाफ निर्णय जाता है तो कहते नहीं, ये जुडिशियरी तो ख़त्म हो गई है, जुडिशियरी के ऊपर तो दबाव है, जुडिशियरी तो सरकार के दबाव में रिजल्ट देती है। तो इससे होता क्या है? देखिए, आज हमारे लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ है, इसमें सबसे ज़्यादा विश्वासार्हता, क्रेडिबिलिटी जुडिशियरी के पास है। अब ये लोग जुडिशियरी की भी क्रेडिबिलिटी ख़त्म करेंगे, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये होगा कि हमारा लोकतंत्र ये कमज़ोर होगा। तो एक प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को और हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट माइंड जो है, जो जिसको हम अर्बन नक्सल कहते हैं, ये लोग कर रहे हैं। अब देखिए देवेंद्र जी, अभी ये कैसे देखा जाए, मैं कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ। आज से 10 साल पहले मुझे अनुभव हुआ राहुल गांधी से मिलने की, तो मैं देखता ही रहा उनके तरफ, मुझे समझ में नहीं आया वो क्या कह रहे थे। 1-1.5 घंटे तक इंटरव्यू चला था और मुझे लगा कि शायद समझ की कमी है, मगर मैं बहुत जेंटली बात को कह रहा हूँ, आप समझ लीजिए उसको। मगर अभी जो मुझे लग रहा है वो समझ की कमी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी इस देश के इतिहास में हुआ ही नहीं है कि कोई पार्टी औपचारिक तौर से कहे कि मैं ये चुनाव के नतीजे को मानता नहीं हूं, मैं खारिज कर देता हूं, वी रिजेक्ट द इलेक्शन रिजल्ट। बट ये परसों हुआ और शायद वो रिजल्ट के बीच में लोग इस पर फोकस नहीं हुई। इसको अंग्रेजी में कहते हैं निहिलिस्टिक माइंडसेट, कि पार्टी कहती है मैं चुनाव के रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करता। अभी देवेंद्र जी, कल अगर चुनाव हो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र इज अ बिग स्टेट, मेनी मोर लोकसभा एमपीज, मेनी मोर असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज, जो भी हारे, अगर आप हारे या वो हारे, अगर वो द पार्टी दैट लूजेस सेज आई डू नॉट एक्सेप्ट द रिजल्ट, देन इट इज डिफाइंस ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेसी। मतलब आज देश की डेमोक्रेसी को मानते ही नहीं है, इलेक्शन सिस्टम को मानते ही नहीं है। तो आई डोंट थिंक इट इज इनोसेंट। मैं कह रहा हूं कि ये नासमझ तरीके से नहीं हो रहा है, ये सोची समझी तरीके से हमारे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को अंडरमाइन करने की जरूर कोशिश हो रही है। और आखिर में कहूंगा, जिस तरह से बांग्लादेश में पिछली बार शेख हसीना जब इलेक्शन रिजल्ट शी वन, तब इसी तरह से कहा गया था वी डोंट एक्सेप्ट द इलेक्टोरल प्रोसेस, और उसके बाद जो हुआ बांग्लादेश में सबने देखा। तो क्या ऐसी कोई स्थिति हमारे देश में हो सकती है?
कराने की कोशिश हो रही है, जिसको कहते हैं टुकड़े टुकड़े माइंडसेट और समथिंग लाइक दैट? नहीं, कोशिश तो लगातार हो रही है, लेकिन भारत में ये कोशिश कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि भारत में लोकतंत्र की जड़ें ये बहुत मजबूत है। और जो आपने कहा, राहुल गांधी हाथ में संविधान लेकर चलते हैं, लेकिन शायद उनके संविधान में पन्ने नहीं है, केवल कवर है, क्योंकि वो कभी संविधान के अनुरूप बात नहीं करते। अभी देखिए, जो बात आपने कही, अभी चुनाव तो कश्मीर का और हरियाणा का साथ में हुआ जी। अब कश्मीर में भले ही उनकी 6 ही सीटें आई, वो तो हारी है कश्मीर में, लेकिन वो कहते हैं कश्मीर का रिजल्ट बहुत अच्छा है, बीजेपी के खिलाफ है, कश्मीर ने तो बहुत अच्छा मैंडेट दे दिया। और वहीं हरियाणा में कहते हैं कि भाई चुनाव का रिजल्ट सही नहीं है, वो तो चुनाव हम मानते ही नहीं, ये रिजल्ट ही नहीं है, ये तो चुनाव रीक हो गया, ये चुनाव गलत हो गया, ये चुनाव में धांधली हो गई है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एक ही दिन चुनाव होता है, एक ही दिन रिजल्ट आता है, और आप ये दोगली बात कैसे कर सकते हो? तो इसीलिए मैं जो कह रहा हूँ कि ये जो एक सोची समझी राजनीति के तहत और एक सोची समझी, मैं शब्द यूज़ कर रहा हूँ, एक सोची समझी साजिश के तहत इस देश की संस्थाओं को खोखला करने का काम कुछ ताकतें कर रही है। इसमें कुछ बाहरी ताकतें भी है। अनफॉर्चुनेटली राहुल गांधी भी उनके टूल के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसा उनके बर्ताव से ध्यान में आता है। एज अ टूल फॉर फॉरेन पावर्स, आई वोंट से फॉर द फॉरेन पावर्स, बट एनार्किस्ट जो लोग हैं उनका तो टूल के रूप में वो काम कर रहे हैं। क्या अब डिफेंसिव में आ गए इसके कारण? आर यू ऑन डिफेंसिव बिकॉज ऑफ इट? नहीं, क्या बीजेपी डिफेंसिव में है? जो सवाल है फडणवीस जी, कि आप फ्रंट फुट की बैटिंग करते हैं, प्रधानमंत्री जी करते हैं, अमित शाह जी करते हैं, योगी आदित्यनाथ भी बहुत करते हैं, मगर क्या आप 4 जून के नतीजे के बाद हैव यू बिकम एज अ पार्टी एंड एज अ लीडरशिप अ लिटिल बिट ऑन बैक फुट? क्योंकि पीपल आर अनश्योर, मतलब वो लोग कह रहे हैं कि वही अग्रेशन नहीं, जिसलिए मैंने कहा रिजल्ट के बाद जिस तरह से आप बात कर रहे थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अग्रेसिव थी। 4-5 महीने में क्या थोड़ी एक कंफ्यूजन हो गई कि इज आवर अप्रोच रॉन्ग, इज आवर लीडरशिप रॉन्ग, इज आवर स्ट्रैटेजी रॉन्ग? ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। देखिए, हमने तय किया था कितनी लंबी छलांग मारनी है, लेकिन ध्यान में आया कि उतनी लंबी छलांग नहीं मार पाए। छलांग तो हमारी फिर भी वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली थी, लेकिन उतनी लंबी नहीं कर पाए, तो इसलिए थोड़े पीछे गए। अभी लंबा दौड़ के आ रहे हैं। जो आपने स्कीम शुरू की है महाराष्ट्र में सब वुमेन के लिए बिटवीन एज ऑफ 21 एंड 65, तो अचानक क्यों किया आपने फडणवीस जी? क्या ये भी आपकी लंबी छलांग का एक हिस्सा है? और अगर वो लंबी छलांग आप पहले लेते, ये लंबी छलांग आपने पहले क्यों नहीं ली? आपने पहले 4,500 रुपये क्यों नहीं दिए? आपने 3 महीने का जो पेमेंट है एक बार किया है, और मुझे कहा जा रहा है कि आप पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं आजकल कि सब जगह हर कंस्टिट्यूएंसी में सबको आइडेंटिफाई करके बैंक में गया है कि नहीं। ये क्यों किया गया, जो श्रवण ने हमें अभी पहले पूछा था आपके अलायंस के एक नेता? ऐसा है कि नई सरकार में आने के बाद हम लोगों ने विमेन सेंट्रिक नीतियों की शुरुआत की, क्योंकि देश में प्रधानमंत्री जी ने लगातार ये कहा है कि विकसित भारत तैयार करना है, तो हमको जो हमारे 50% आबादी का हिस्सा है, हमारी जो महिलाएं हैं, उनको अर्थव्यवस्था के केंद्र बिंदु मानकर पॉलिसीज़ तैयार करनी पड़ेगी। तो जो पहला बजट नई सरकार के आने के बाद, उस समय वित्त मंत्री मैं था, जो पहला बजट मैंने रखा था, उस बजट में हम लोगों ने कुछ योजनाएं उस समय दी थी, जिसमें हमने एक योजना दी थी कि घर में अगर बच्ची पैदा होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए, इसलिए उस बच्चे को 18 साल होने तक 1 लाख रुपया मिलेगा।